हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जब कंप्लीट किया था तो मैंने आपसे कहा था इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जहां पर मैंने आपको 15 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। प्लस इसके साथ ही मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो वो भी मैंने वहां आपको करवाए थे। अब उसी का ये पार्ट 2 है, जहां पर रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। और अगेन जो एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इस वीडियो में भी रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 16th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर को। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। कहीं पर हो सकता है कि नहीं वर्ड लिखा हुआ रहे और हम उसको पढ़ते टाइम अगर करेक्टली नहीं पढ़ते हैं तो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। फिर चारों ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं सुनना तो आप सुने, अदरवाइज आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को देखते चल सकते हैं। टाइम स्टैम्प में आप आंसर्स भी दे सकते हैं कॉमेंट्स में साथ साथ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये रिलेटेड है क्वेश्चन क्रोमोसोम से। मैंने आपसे कहा था जो क्रोमोसोम होता है उसकी दो आर्म्स होती है। क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम में दो आर्म्स होती है। इसके सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, यानी कि गुणसूत्र बिंदु जिसको हम कह रहे हैं, गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट होता है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब दोनों आर्म्स इक्वल हो, यानी कि पी आर्म और क्यू आर्म दोनों इक्वल हो, इसका मतलब ये है कि सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु सेंटर में प्रेजेंट है। तो ऐसे क्रोमोसोम के टाइप को आप क्या कहोगे? तो हमने क्रोमोसोम के चार टाइप होते हैं अलग अलग, सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देख लेते हैं। मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है? मध्य केंद्रीय लिखा हुआ है, यानी कि सेंटर में प्रेजेंट है, मध्य में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। और क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा हुआ है कि जो हमारा सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है? मिडिल में प्रेजेंट है, जिसके कारण से हमारी दोनों आर्म्स इक्वल हो रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा हमारा आंसर तो है मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? टीलोमियर के जस्ट पास में जब हमारा न्यूक्लियस पहुंच जाए। सब मेटासेंट्रिक यानी कि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हमारा सेंट्रोमियर पहुंच जाए। और एक्रोसेंट्रिक यानी कि बिल्कुल टीलोमियर के पास में पहुंचने वाला हो। टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल ये टीलोमियर्स तक पहुंच चुका है, एक्रोसेंट्रिक टीलोमियर के पास पहुंचने वाला है, और सब मेटासेंट्रिक जब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हो। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, मध्य केंद्रीय या फिर मेटासेंट्रिक जिसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा है बेटा, ये 2022 में आया हुआ है, ये नीट एग्जामिनेशन का ईयर लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए क्या इसमें से रॉन्ग है? हमको क्या सिलेक्ट करना है? इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है SER। राइबोसोम रहित होता है, यानी कि विदाउट, यहाँ पर लिखा है विदाउट। डिवॉइड का मतलब है कि विदाउट। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल सही है, राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। क्या ऐसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है? इस ऑप्शन को अभी के लिए हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ये बात भी हमें पता है कि जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, तब हमने देखा था कि ACR किसका फॉर्मेशन करती है? लिपिड का फॉर्मेशन करती है। RER किसका फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि RER पर क्या जुड़े होते हैं? राइबोसोम जुड़े होते हैं। यानी कि ये तीनों बातें सही बोल रही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है हमारा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल RER पाई जाती है, स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। एलिमिनेट करके भी आप सारे ऑप्शन को रीड करोगे तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपका आंसर निकल आएगा, इसीलिए मैंने इसको स्किप करने के लिए कहा, क्योंकि इसके बारे में हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन ये बाकी के तीनों ऑप्शन तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़े थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? साइटोस्केलेटन, साइटोपंजर या कोशिका पंजर, जिसके बारे में हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, इसका क्या फंक्शन होता है? साइटोस्केलेटन में पहले तो आते क्या क्या है वो देखो। हमने देखा था माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, ये हमारी सेल का पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाने का काम करता है। माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जैसा ही स्ट्रक्चर, या सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल से ही क्या बनता है? हमारा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल हमने देखा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि ये तीनों क्या है? हमारा साइटोस्केलेटन है। तो हमसे पूछा है कि साइटोस्केलेटन का क्या काम होता है? क्या ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या मोटिलिटी में रोल प्ले करता है?
इसमें से क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है? तो देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने आपसे कहा था ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर से आपको होलो मिलेगी, तो ये क्या करती है, चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से ही फ्लैजिला और सीलिया भी बनते हैं, यानी कि फ्लैजिला के अंदर और सीलिया के अंदर भी हमें क्या मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल ही मिलता है। यानी कि मोटिलिटी में भी ये रोल प्ले करता है, परिवहन में भी रोल प्ले करता है। उस हिसाब से तो दो ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, बट क्योंकि एग्जाम में इसको माना गया है परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि ये मेन क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके पास दो ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन रहे, तो आप क्या टिक करोगे, ए एंड डी बोथ, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है जहां पर यही ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने एज इट इज यहाँ पर रखा है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद डीएनए किस प्रकृति का होता है? क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ये चीज हमने देखी थी। तो उसके क्या फीचर होते हैं, जैसे ह्यूमन का डीएनए जो होता है, यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लस कैसा होता है हमारा डीएनए, लीनियर रेखित होता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड तो होता है, तो जहां पर सिंगल स्ट्रैंड लिखा उसको तो पहले हटा दो। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड है, होता डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर द्विसूत्री, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट सही हो सकता था, बट इसमें क्या लिख दिया, लीनियर। तो लीनियर नहीं होता, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा हुआ है, जो सूत्र कणिका होती है, यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब दो स्टेटमेंट दिए हुए, दोनों स्टेटमेंट को रीड करो, फिर नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ये दोनों ही कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है। जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो अंदर वाली झिल्ली है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली को अगर दोनों को कंपेयर करोगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली झिल्ली है वो लेस परमिएबल है। तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है, दोनों में ही जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेम परमिएबल होती है, यानी कि जिसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है द्वि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, द्विझिल्ली युक्त होता है, दो लेयर्स होती है। तो अंदर वाली झिल्ली ज्यादा सॉरी कम परमिएबल है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने टिक कर भी दिया होगा। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, लिग्निन डिपॉजिट होता है बेटा जाइलम टिश्यू के अंदर। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो जाइलम टिश्यू होता है उसके इनर साइड में लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। लिग्निन डिपोजिशन से होता क्या है, ये इस जाइलम टिश्यू को वाटर प्रूफ बनाता है। क्या बनाता है, वाटर प्रूफ, क्योंकि जाइलम का तो काम ही है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, जल को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर। तो इस जाइलम टिश्यू का डैमेज ना होना जरूरी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लिग्निन डिपॉजिटेड रहता है। तो काइटिन बचा हमारे पास, काइटिन हो जाएगा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर। काइटिन की बनी होती है फंगस की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको आता है, आत्मघाती थैला सुसाइडल वेग ऑफ द सेल किसको कहते हैं हम, लाइसोसोम को। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लाइसोसोम। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। थोड़ा सा हम गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, पैकेजिंग मटेरियल ऑफ द सेल, क्योंकि ये चीजों को पैकेज करता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। पैरोक्सिसोम हमें कहाँ पर मिलती है, जो हमारा माइक्रोबॉडीज होती है, यानी कि माइक्रोबॉडीज जो प्लांट्स वगैरह में मिलती है हमें, तो पैरोक्सिसोम वहां पर प्रेजेंट होता है। हमसे क्या पूछा है, सुसाइडल बेग, जो उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। हमसे क्या पूछा हुआ है, सुसाइडल बेग, सुसाइडल बेग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल सा हमें पता है इसके बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। टिक करेंगे आप। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया था। डेड सेल को डिस्कवर किया। श्लाइडेन एंड श्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द्रव मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमसे विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन क्या कर रहा है? पैकेज कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, किस चीज का? प्रोटीन्स का। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ये आपने मुझे प्रीवियस वीडियो में लिख के नहीं बताया, इस वीडियो में जरूर बताना। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन की पैकेजिंग और स्त्रावण में मदद करता है? तो भाई गोल्जी बॉडी जो होता है ये करता है पैकेजिंग और सिक्रेशन, वेसिकल्स बना बना के ये आगे सिक्रेट करता है। राइबोसोम तो प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है, यानी कि एनर्जी बनाता है। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा लाइसोसोम है ये सुसाइडल बैग होता है या फिर डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है, क्योंकि ये चीजों के सेल के अंदर चीजों के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है हमारा गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम, ये सब इसी के नाम होते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल विद इट्स फंक्शन। यानी कि किसी सेल ऑर्गेनेल का उसके साथ में लिखे हुए फंक्शन के साथ में मिसमैच है या करेक्ट फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि आपको क्या बताना है? ऑर्गेनेल एक साइड लिखा होगा, दूसरी साइड उसका फंक्शन लिखा है, क्या ये मिसमैच है या फिर सही है? तो हमें कौन सा ढूंढना है? इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है जो मिसमैच्ड है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है? तो बिल्कुल करता है, ये हमने देखा, इसलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आरआरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? हमने देखा था न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसे हम कहते हैं। न्यूक्लियोलस को इसीलिए तो हम राइबोसोम फैक्ट्री कह रहे थे, क्योंकि ये आरआरएनए आगे चल करके किसको फॉर्म करने में हेल्प करता है? राइबोसोम बनाने में, इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को केंद्रिका को क्या कह देते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री कह देते हैं। तो ये वाला करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन सही, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करती है। आगे देख लेते फिर भी। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है। लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स करता है? तो बिल्कुल करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना, यानी कि तीन इसमें से गलत है, केवल कोई एक सही होगा। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, क्या ये चयनात्मक रूप से पारगम्य है? तो हाँ, ये बात तो सही है, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मेनली। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल तो होते हैं, बट मेनली नहीं होते, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मेनली होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन अभी के लिए तो सही है, आगे और देख लेते हैं। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव शेप टू द सेल। क्या ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है? तो नहीं, ये तो फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। रिजिड कौन होती है? सेल वॉल होती है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत बोल रहा है। अच्छा, हमें ढूंढना कौन सा है जो सही है। ठीक है, तो हमने जो सेकंड देखा था, सेकंड भी गलत बोल रहा है, सी भी गलत बोल रहा है। लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती है इन केस ऑफ, किसकी बात हो रही है? फंजाई और प्लांट। फंजाई और प्लांट में तो आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमसे सही पूछा था और सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 27। अंतः झिल्ली तंत्र का भाग नहीं है, किसका पार्ट नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होता है। तो यहाँ पर कौन सा इनमें से नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, पेरोक्सिसोम भी, ये तीनों ही एंडोप्लाज्मिक सॉरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जबकि गोल्जी बॉडी तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। हमको ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके तीनों जो वर्ड लिखे हुए हैं तीनों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें तीनों जो नाम लिखे हुए हैं तीनों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ दिया हुआ स्ट्रक्चर नेम और यहाँ उसका फीचर दिया हुआ है। क्या सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट मिलता है? तो ऐसा हमने पढ़ा था, बिल्कुल 9+0 अरेंजमेंट मिलता है। सीलिया और फ्लैजिला में हमने देखा था 9+2 अरेंजमेंट मिलता है, ये भी सही है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये भी सही है। राइबोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, तो बिल्कुल होता है, हमने देखा था। राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो ये चारों के चारों हमको पेयर बताने की कौन किसके साथ पेयर होगा, तो ये तो सभी सही ही है। ए के सामने हमेशा फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है जो कि सही है, बी के सामने सेकंड है, सी के सामने सी और डी के सामने फोर, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पर मिसमैच नहीं है, हमें पेयर करना था, जोड़ी बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, वो मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? क्या ये एक्टिन प्रोटीन की होती है, ट्यूबुलिन की होती है, केराटिन की होती है या मायोसिन की होती है? तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन तो बेटा हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में। जब हम मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ते हैं तो वहां इन दोनों का बहुत रोल होता है। केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे हेयर्स में, नेल्स में, लेकिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ये बनाता है सूक्ष्म नलिकाओं को। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, हमने साइटोस्केलेटन डिटेल में कंप्लीट किया जहां पर हमने इन प्रोटीन्स की बात की थी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरोक्सिसोम में कौन सा महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट एंजाइम बताना है किसमें? पेरोक्सिसोम में। ये भी हमने कंप्लीट किया है जब हमने माइक्रोबॉडीज पढ़ा था, तो ये माइक्रोबॉडीज के अंदर ही आता है पेरोक्सिसोम। कैटालेज एंजाइम, अमाइलेज, अमाइलेज तो डाइजेस्ट करता है, क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर हेल्प करता है। प्रोटीएज तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए यूज होता है। जो पेरोक्सिसोम था, पेरोक्सिसोम में हमने देखा था कि कैटालेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो कैटालेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन एमपी बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन है बेटा। अगर आप एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मैं ईयर यहाँ पर लिख चुकी हूँ, ये इस ईयर में आ चुके हैं। सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, एमपी बोर्ड 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबके ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। न्यूक्लियस की संरचना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आता ही रहता है। कोशिका में न्यूक्लियोलस की मतलब जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? 2 मार्क का सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका भी इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में आता ही आता है, आपके स्कूल लेवल एग्जाम में तो ये आता ही है। सेल थ्योरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको किसने प्रपोज किया, कौन से साइंटिस्ट ने किया, कौन से साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया, ये सब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी उम्मीद कर रही हूँ कि आज के क्वेश्चंस का आपने आंसर साथ साथ कमेंट्स में दिया होगा और आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर हम बात करेंगे बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। क्लास 11th बायोलॉजी का ही एक नेक्स्ट चैप्टर है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। मिलेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।